हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि किसी दिए हुए फंक्शनल के एक्सट्रीम वैल्यूज़ कैसे ज्ञात किए जाते हैं। इनमें हम यूज़ करेंगे आयलर इक्वेशन का। और आप सभी को पता होगा कि आयलर इक्वेशंस और उसके जो विभिन्न रूप होते हैं, यानी कि अलग अलग केसेस में उसका क्या क्या रूप बदल जाता है, किस तरीके से वो सरल होकर के छोटा हो जाता है वो आयलर समीकरण। तो ये आप सभी ने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से समझा होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाइए और वो वाला वीडियो देखिए। उसमें आपको समझ में आएगा कि अलग अलग केसेस पे जो हमारा फंक्शन f है, जब x, y और y डैश में किसी एक पर या दो पर अगर डिपेंड ना कर रहा हो तो उस समय हमारा जो आयलर समीकरण है वो किस रूप में बदल जाता है, ताकि वो अगर आपके माइंड में हो तो ये सारे सवाल बहुत आसानी से बन सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक से संबंधित आपके एग्जाम में सवाल आते ही आते हैं और ये सरल है, बहुत कम समय में बन जाता है। तो चलिए बनाते हैं। तो पहला सवाल आप सभी देखिएगा। पहला लिखा है, फंक्शनल जो आपके पास है आई वाई एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to 1 एक्स साइन वाई प्लस कॉस वाई डी एक्स, और इनको बोलते हैं बाउंड्री कंडीशंस। तो ये बाउंड्री कंडीशंस का इस्तेमाल हम जब इंटीग्रेशन करके, जब कांस्टेंट लेते हैं ना, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट C1 C2, उनकी वैल्यूज़ पता करने के लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं। तो उसको बगल में लिख देता हूँ मैं, y0 इज इक्वल्स टू 0, y1 इज इक्वल्स टू π/4। यहाँ पर ये जो दिख रहा है वही आपका फंक्शन है f, ठीक है, जो कि x साइन y प्लस कॉस y। अगर आप इसको अच्छे से अवलोकन करें तो ये केवल x और y पर निर्भर, यहाँ y डैश का नामो निशान नहीं है, y डैश का यहाँ पे नामो निशान नहीं है, केवल x और y पर डिपेंड है। तो आपको मैं बतलाऊं, अगर आपको वो आयलर समीकरण का केस पता हो जिसमें f केवल x और y पर डिपेंड करे, y डैश पर डिपेंड ना करे, उस समय आयलर समीकरण किस रूप में बदल जाता है, अगर वो आपको याद हो तो ये सवाल तुरंत बन सकता है, तुरंत। तो उस समय का जो आयलर समीकरण का अच्छा चलो, आयलर समीकरण बताओ क्या होता है, एफ वाई माइनस डी वाई डी एक्स ऑफ एफ वाई डैश बराबर 0 होता है, ठीक है ना भाई। अब ये आयलर समीकरण का रूप हो गया। अब साफ साफ पता चल रहा है कि एफ तो सर वाई डैश पर डिपेंड ही नहीं करता, वाई डैश का तो नामो निशान नहीं है, तो भैया ये वाला पद नष्ट हो गया, क्योंकि इसमें क्या है, एफ वाई डैश है। एफ को वाई डैश के सापेक्ष यहाँ पे आंशिक अवकलन तो वो खत्म हो जाएगा, तो बचेगा कौन आपके पास, एफ वाई बराबर 0 बचेगा। ये देखो, ये अब हम डायरेक्ट अगर यहाँ से काम करना शुरू करें तो कितना आसान हो जाएगा। एफ वाई मतलब एफ का वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू वाई। तो निकालेंगे एफ वाई, कितना आएगा चलो बताओ, पहला पद दूसरे का समाकलन। अच्छा, हम लोग यहाँ पे सॉरी किसके सापेक्ष कर रहे हैं, वाई के सापेक्ष कर रहे हैं, वो भी आंशिक अवकलन है। आंशिक अवकलन मतलब पार्शियल डेरिवेटिव में क्या होता है, जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं ना उसी को ध्यान देते हैं, बाकी को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं। तो एक्स को आप कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना, साइन वाई का कॉस वाई हो जाएगा, कॉस वाई का क्या हो जाएगा, माइनस साइन वाई, ऐसा। इज इट क्लियर, करेक्ट, परफेक्ट, ओके। और ये आयलर समीकरण का देखो, आयलर समीकरण था तो ये, ध्यान दीजिए, आयलर समीकरण ये था, लेकिन एफ वाई डैश खत्म हो गया, क्योंकि एफ कहीं दूर दूर तक वाई डैश पर डिपेंड है। आपको दिख रहा है क्या, वाई डैश कहीं पे नहीं दिख रहा है। तो जब जो चीज़ नहीं दिख रही उसके रिस्पेक्ट में आप उसका डिफ्रेंशिएशन करोगे, ये पार्शियल डेरिवेटिव है, जब आप उसको करोगे तो खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, खत्म। एफ वाई बराबर 0, और एफ वाई भी अपन निकाल लिए। अतः आयलर समीकरण क्या हो जाएगा, एफ वाई बराबर 0। कारण वारण सब आप समझना लिखना, ठीक है, क्योंकि एफ केवल वाई पर डिपेंड करता है, इसलिए ऐसा वैसा ऐसा करके लिखना। एफ वाई बराबर 0 हो गया, एफ वाई निकाल चुके आप, एक्स कॉस वाई माइनस साइन वाई बराबर 0। अभी देखो हमको इंटीग्रेशन करना ही नहीं पड़ा। क्यों नहीं करना पड़ा वो, क्योंकि ये पूरा का पूरा बड़ा वाला पद जो है वो नष्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, एक्स कॉस वाई माइनस साइन वाई, उधर जाके साइन वाई हो जाएगा, एक्स बराबर कॉस वाई नीचे आ जाएगा, साइन बाई कॉस हो जाएगा टेन वाई। अगर आप वाई निकालना चाहते हो तो वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की मदद से हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स। वाई अकेला हो गया और टेन जो है उधर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स हो गया। अब आप बोलोगे सर इनकी जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि इंटीग्रेशन करने का मौका ही नहीं मिला। इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन करते समय
हम लोग कांस्टेंट लिखते हैं ना, यहाँ ये समाकलन नियतांक C1 C2 इनका मान ज्ञात करने के लिए इनकी जरूरत पड़ती है, लेकिन इनकी जरूरत नहीं पड़ी, फिर भी आपके ये जिम्मेदारी बनती है कि आप चेक करो कि क्या ये बाउंड्री कंडीशंस को ये मतलब बाउंड्री कंडीशंस इनको सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं करते। तो y0 इक्वल 0, सोचो x इक्वल 0 रखने पर y0 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है। tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0 होती है और y की वैल्यू 0 मिल जाएगी। अगर आप x की जगह 1 रखोगे तो tan इनवर्स 1 यानी क्या होता है, π/4 मिलता है। तो ये x की जगह 1 रखने पर y की जगह π/4 मिल रहा है, मतलब सारे बाउंड्री कंडीशंस इसको सेटिस्फाई करते हैं, मतलब हमारा आंसर सही है, यानी कि आपका आंसर आ गया y इक्वल tan इनवर्स x। यही फलन के चरम मान प्रदान करेगा आपको, यही वक्र, ठीक है। फलन के चरम मान इसी वक्र पर उपस्थित है। अब कितना समय लगा बताओ इसको सॉल्व करने में, ये तो अभी हम समझे करके ज़्यादा समय लगा। आप अगर परीक्षा में सवाल आए तुरंत बनाइए, तुरंत आंसर, मुश्किल से 30 सेकंड में, 30 सेकंड में आपको आंसर इसका मिल जाएगा। सोचो, इसलिए इसके स्पेशल केसेस याद रखना बहुत जरूरी है। आपको वीडियो जरूर देखिएगा, आपको बहुत फायदा मिलेगा, बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, जिसमें आयलर समीकरण के विभिन्न रूप विभिन्न केसेस में बतलाए गए हैं, देखिएगा। तो पहला हो गया सर, है ना। दूसरा देखते हैं अब, चलो दूसरा सवाल क्या लिखा है। फलनक आपको दिया है 0 to 1 y डैश स्क्वायर y डैश प्लस 1 dx, ये बाउंड्री कंडीशंस। तो गौर से देखिएगा आप, यहाँ हमारा जो फंक्शन है y डैश स्क्वायर y डैश प्लस 1, क्या बात है, देखो तो न कहीं x का नामो निशान, न कहीं y का नामो निशान, केवल कौन दिख रहा है आपको, y डैश। तो आप उस केस को याद करो जिसमें फलन केवल और केवल y डैश पर डिपेंड करता है। याद करो, फलन केवल और केवल y डैश पर डिपेंड करता है, x और y पर डिपेंड नहीं करता है। तो मैं भी भूल गया, भूल सकते हैं। मान लो अगर ऐसी सिचुएशन आपके साथ है, मतलब मेरे को याद है, मैं जानबूझ के आपको ऐसे बता रहा हूँ कि मैं भी भूल गया, तो ऐसे आप भी भूल सकते हैं मान लो अगर। तो उस समय आपको घबराना नहीं है कि सर आप भूल गए कैसे बनेगा, अरे आप मत घबराइए। आप अगर केस भूल गए तो क्या हुआ, आपके पास जो मजबूत हथियार जो है वो है आयलर समीकरण, वो तो सदा आपके साथ है और उसकी मदद से आप निकाल सकते हैं, ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, ठीक है। जैसे इसका अगर मुझे केस याद होता तो मुझे पता है इसका केस जो है वो y डबल डैश इज इक्वल टू 0 अर्थात y इज इक्वल टू C1x प्लस C2। देख लीजिए, ये तुरंत इसका चरम मान मिलेगा, ये बाउंड्री कंडीशंस लगाओगे और आपका आंसर आएगा विद इन फ्यू सेकेंड्स, बहुत ही कम कुछ ही सेकेंड्स में इसका आंसर आपको मिल जाएगा। क्योंकि f जब केवल y डैश का फलन होता है उस समय चरम मान के लिए जो आयलर समीकरण का बदला हुआ रूप होता है y डबल डैश इक्वल टू 0, 2 बार समाकलन करने से आपको ये मिलेगा। यकीन नहीं तो आप देख लो, एफ वाई माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एफ वाई डैश हो गया, ठीक है। चलिए तो एफ वाई तो 0 हो गया, सिर्फ सी बात, एफ वाई तो 0 हो गया भाई। अब बचेगा कौन, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ वाई डैश। एफ वाई डैश मतलब आपको इनको वाई डैश के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना पड़ेगा, तो इसका हो जाएगा 2 वाई डैश, 2 सामने आएगा ना, जैसे एक्स स्क्वायर का 2x होता है ना, जैसे वाई डैश स्क्वायर का 2y डैश हो गया। इसका हो जाएगा 1, 1 का खत्म। चलो इसको आप x के सापेक्ष अवकलन करो तो ये 2 होगा, ये y डैश का y डबल डैश हो जाएगा, 1 का 0 बराबर 0, 2 को बटे में लाओगे, -2 को, मतलब माइनस तो ऐसे ही खत्म हो गया, माइनस तो इधर नीचे आएगा, 0 हो जाएगा, खत्म। तो ये क्या हो जाएगा, y डबल डैश बराबर 0, ठीक है। किसी को अगर माइनस से दिक्कत हो तो बताइएगा, माइनस से कोई मतलब नहीं है, आप उसको दोनों पक्षों माइनस का गुणा कर दो, सीधी सी बात है, या इसको इधर पलटा दो प्लस में आ जाएगा, ऐसा समझो, या इसको गुणांक -1 समझो और 0 के बटे -1 होके वो 0 हो गया, ऐसा समझो, कई प्रकार से समझ सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है उसका। तो ये 2 नीचे चले गया, y डबल डैश बराबर 0 हो गया, आखिर आया वही। और सोचो अगर मेरे को ये याद होता कि भाई ऐप केवल y डैश पर डिपेंड करता तो डायरेक्ट नहीं लिखता, तुरंत ये लिखता, तुरंत इन बाउंड्री कंडीशंस को लगाता। अब भाई y डबल डैश 0 एक बार समाकलन करोगे तो क्या होगा, समाकलन क्या करता है, अवकलन को काटता है, तो डबल डैश का सिंगल डैश होगा और इधर कांस्टेंट C1, एक बार और समाकलन करोगे तो एक बार और अवकलन इसका कटेगा, C1x प्लस C2 होगा, ठीक है। चलिए y0 बराबर 1 मतलब जब x की जगह 0 रखोगे तो y का मान 1 मिलेगा, तो x की जगह 0, y का मान 1, C2 का मान आपके पास आ गया 1, C2 बराबर 1 आ गया। दूसरा कंडीशन, जब x की जगह 1 रखोगे, ठीक है,
x की जगह 1 और 1 इंटू C1 यानी, और C2 का मान 1 है और y का मान मिलता है तब 2, तो C1 का मान मिल गया 1, दोनों के मान 1 1 मिले, मान रख दो, y इक्वल एक्स प्लस 1 आपका चरम मान होगा, यानी चरम मान इस सरल रेखा पर मिलेंगे, y इक्वल एक्स प्लस 1 में मिलेंगे, y इक्वल एक्स प्लस 1 में आपको चरम मान मिलेंगे। सीधी सी बात है, बहुत सरल बात है ये। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, दूसरा सवाल भी बन गया, ठीक है। सरल थे, सरल तो मतलब इसको आप कठिन बोलोगे तो फिर बताओ सरल किसको बोलोगे, यही तो सरल है, ये बहुत सरल है और दिखने में ऐसा लगता है कि कैसे बनेगा, लेकिन प्रैक्टिस करोगे। और ये सरल सवाल है, हो सकता है इसी टाइप के और सवाल थोड़े कठिन हो, आप देखिएगा अपनी किताब को, बीएससी की किताब को, उसमें बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो बड़े बड़े लंबे लंबे बन रहे हैं, लेकिन आपको परीक्षा में एकदम लंबे सवाल नहीं आएंगे, ठीक है। हाँ आएगा थोड़ा बहुत सॉल्व करने वाला, लेकिन एकदम कठिन टाइप का नहीं आएगा, बिकॉज आपको 2 घंटे में 100 सवाल बनाने हैं, 2 घंटे में 100 सवाल, अगर हर सवाल एकदम लंबा लंबा सॉल्व करने वाला हुआ तो फिर कैसे कोई बना पाएगा। तो आप चिंता ना करें, हाँ बाकी जितनी अधिक हो सके ऐसे सवालों की आप प्रैक्टिस करके जाएं, हर टाइप के, हर केसेस से बन सकने वाले, यानी कि जिसमें हर केस आप लगा पाए हो, ताकि आपके उन केसेस को याद रखें, उनकी प्रैक्टिस हो सके। अच्छा, जब अपन बनाते हैं ना, जब अपन समाकलन करने का समय आता है तो किसी समय वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में तब्दील होता है, किसी समय वो समघात समीकरण में तब्दील होता है, तो इस टाइप से बहुत सारे इक्वेशंस की आप बहुत सारे सवालों की प्रैक्टिस कर रखी है, उसमें मेरे ख्याल से 25-30 सवाल दिए हुए हैं, सॉल्व एग्जाम्पल दिए हुए आपके बीएससी की किताब, उनको तो आप देखिए। एक्सरसाइज को तो सॉल्व करना वो तो आपके लिए एक्स्ट्रा होगा, लेकिन एक्स्ट्रा मतलब आपके लिए प्लस पॉइंट होगा प्रैक्टिस का, मगर जो सॉल्व है, जो बने बुनाए हैं, उनको कम से कम आप समझिए, उनको सॉल्व करके देखिए, तो ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, आपका ये टॉपिक अच्छे से तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको एक काम करता हूँ, तीसरा और चौथा आपके प्रैक्टिस के लिए देता हूँ, इनको आप प्रैक्टिस करके सॉल्व करके आप मुझे इसका आंसर बताएंगे कमेंट में। सिर्फ आपको इतना बताना है कि सर दोनों बन गए, दोनों के आंसर्स आ गए, अगर कहीं भी कठिन हो, नहीं बना, तो आप मुझे बताएं, तो मैं उसको आपको समझाऊंगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। देखिए आप ये सोच रहे होंगे कि सर अचानक से कोई नया टॉपिक ला रहे हैं, क्यों बताऊं, क्योंकि ना मैं केवल उन उन टॉपिक्स पर फोकस कर रहा हूँ जिनसे क्वेश्चन अधिकतम मात्रा में पूछे गए हैं। हमारे पास समय कम है, सिलेबस ज़्यादा है, तो अगर हम चुनिंदा चुनिंदा टॉपिक्स को कवर करते जाएं तो इन 1-1.5 महीनों में हम बहुत सारे चुनिंदा टॉपिक्स कर सकते हैं और उनसे क्वेश्चन आएंगे, हमसे बहुत सारे क्वेश्चंस फिर बन सकते हैं। तो आप ऐसा ही करें कि पहले चुनिंदा टॉपिक्स को आप कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो ज़रूर करें, चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, क्योंकि आप ये वीडियो अगर अपने लिए हेल्पफुल पाते हैं तो आपको इतना तो करना ही चाहिए, और कमेंट भी ज़रूर करें और वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।